आइए आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई थी, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन कौन से थे, कौन कौन से संगठन थे, पहले प्रयास हुए थे और अंततः राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ह्यूम का उसमें क्या योगदान था, डफरिन की लॉर्ड डफरिन की उसमें क्या भूमिका थी, अन्य प्रमुख जो भारतीय नेता थे उनका क्या योगदान रहा, किस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ था, प्रथम सम्मेलन किस प्रकार हुआ, उसके क्या उद्देश्य थे, ह्यूम के कांग्रेस के विषय में क्या विचार थे, इन सब विषयों पर हम विचार करेंगे। तो पृष्ठभूमि सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और फिर उदारवादी युग यहाँ पर आया था पहले, फिर उग्रवादी युग आता है कांग्रेस में। आप जानते होंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक का काल है वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है और 1905 से लेकर फिर उग्रवादी युग के नाम से क्रमशः इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके विषय में हम पूर्व में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। उसके काल से कुछ समय तक तो स्तब्धता की स्थिति रही थी। अंतर आप देखें तो 1857 की क्रांति और 1885 में जाकर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इस बीच में अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित होते हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 1857 की क्रांति के साथ ही भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण होता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रारंभ हो जाता है। ये विविध शक्तियों के संयोग का परिणाम थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। विपिन चंद्र हैं, वो लिखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो अप्रत्याशित घटना थी, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी क्योंकि ये प्रक्रिया 1857 से ही चल रही थी, और न ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना, दोनों नहीं थी। 1860 और 1870 के दशक में, इन 10 वर्षों में भारत में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी। स्वाभाविक है, जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 1857 से ही शुरू हो गया था। कुछ समय तक स्तब्धता रही, शांति थोड़ी देर तक बनी रही, लेकिन भीतर भीतर राष्ट्रीयता की जागृति प्रारंभ हो गई थी। पुनः जागरण एवं अंग्रेजी शिक्षा, पुनः जागरण चला था, आंदोलन आप सभी को ज्ञात है। बहुत सारी संस्थाएं थीं जिन संस्थाओं ने पुनः जागरण का कार्य भारत में किया था। राम मोहन राय अग्रणी माने जाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये पुनः जागरण के अंतर्गत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, आप सभी इनसे परिचित होंगे। ये पुनः जागरण आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया था। अंग्रेजी शिक्षा आपको पता है भारत में प्रारंभ हुई थी। पाश्चात्य सभ्यता से संपर्क के कारण भी परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे थे। भारतीय मानसिकता बड़ी तीव्रता से बदल रही थी। भारतीयों में राजनीतिक विचारों का विकास हुआ। इन कारणों से भारतीयों के द्वारा विभिन्न राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया गया। जैसे हमने चर्चा की कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन इनको कहा जाता है। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके पहले अनेक संगठन स्थापित हो चुके थे। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, पृष्ठभूमि आपको स्पष्ट हो गया होगा। 1857 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। उस समय से राष्ट्रीयता की जड़ें या नींव पड़नी शुरू हुई थी और पुनः जागरण आंदोलन इसी समय चला था। जो क्रांति में सम्मिलित हुए थे उनकी प्रेरणा, उनकी गाथाएं कही जाने लगी थीं और इस कारण से इसके साथ साथ पाश्चात्य संपर्क और शिक्षा का प्रभाव भी भारत में हो रहा था और इससे राजनीतिक जागृति की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती संगठन हैं इनको 3 भागों में बांट के हम देखेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि अंग्रेज़ों ने जब भारत में अधिकार किया था तो उनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, 3 केंद्र थे। पहला था मुंबई, दूसरा था मद्रास, तीसरा कोलकाता या बंगाल। बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 केंद्र थे इनके, और ये 3 केंद्र
3 प्रेसिडेंसी कहलाते थे। इन 3 प्रेसिडेंसियों में अलग अलग हम देखेंगे। आपको पता होगा कि 3 प्रेसिडेंसी में सब में अलग अलग गवर्नर होते थे और सामान्यतः बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। स्पष्ट होगा आपको कि 3 प्रेसिडेंसियाँ, तीनों में अलग अलग गवर्नर, उनकी अलग अलग व्यवस्था होती थी, किंतु उसमें जो बंगाल का गवर्नर होता था वो गवर्नर जनरल होता था। तीनों पर उसका अधिकार, सर्वोच्च अधिकार माना जाता था, सर्वोच्च पद होता था। ये 1857 की क्रांति तक हुआ। 1857 की क्रांति के बाद इनको, जो गवर्नर जनरल होते थे, इनका वैधानिक नाम, कानूनी नाम बदल दिया गया और इनको वाइसराय कहा गया था। तो क्योंकि हम 1857 के बाद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि वाइसराय हुआ करते थे। तो ये ब्रिटिश प्रशासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक, और 1857 के बाद आपको ज्ञात है कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी थी और भारतीय उपनिवेश को अपने राज्य की प्रजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि बड़े परिवर्तन उसके बाद नहीं हुए थे, आप सभी को पता है, नाम केवल बदला था, किंतु फिर भी वैधानिक रूप से नाम बदल गया था। तो 1857 के बाद कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो संगठन स्थापित हुए उनमें, इसके पहले भी थे। पहले हम देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में स्पेन में जब वो थे तो वहाँ उन्होंने वहाँ के राजतंत्र की स्थापना का दिवस मनाया था। राजा राम मोहन राय ने, बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र के वो रहने वाले थे, उनके द्वारा जो बातें की गई थीं वो भारतीयों की जो शिकायतें थीं, जो यहाँ पर दोष अंग्रेजी शासन में दिख रहे थे या जो उनकी मांग होती थी, उसको उन्होंने पहुँचाने की परंपरा की शुरुआत की थी। पहली जो संस्था थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इस सभा के द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती थी, ब्रिटिश सरकार के जो भारत में कार्य करती थी, और सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजने का काम बंग भाषा प्रकाशिका सभा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरी संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना मार्च 1838 में कोलकाता में की गई थी ताकि भूमिपतियों के हितों की रक्षा की जा सके। नाम से ही स्पष्ट है, लैंड होल्डर्स, जो लैंड होल्ड करते हों, यानी जमींदार जो थे। 1838 में उनके हित की रक्षा के लिए ये इसका गठन किया गया था। ये पहली सभा थी जिसने संगठित होकर राजनीतिक चेष्टा की थी। यह सोसाइटी एडम्स के द्वारा, इंग्लैंड में एडम्स रहता था, उसकी सोसाइटी के द्वारा, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाया करती थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सहयोग से ये कार्य करती थी। इस समिति के द्वारा लाखीराज, लाखीराज का अर्थ क्या है? भूमि कर रहित भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, ऐसी भूमि को लाखीराज कहा जाता था। इस भूमि को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। इस बात का विरोध इस एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इसके अलावा भारतीय श्रमिकों को मॉरिशस ले जाने का भी विरोध। मॉरिशस, भारतीय श्रमिक बड़ी संख्या में मॉरिशस ले जा रहे थे, अच्छी स्थिति में उनको नहीं ले जाया गया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, तो इसका भी इसने विरोध किया था। तो ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, 1838 में स्थापित थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 में। सार्वजनिक खेतों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंगाल में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था का कार्य अंग्रेजों के अधीन भारतीयों की वास्तविक स्थिति के विषय में जानकारी एकत्र कर शांति व्यवस्था स्थापित करना, कानूनी साधनों का प्रयोग करना, इसके समाधान का प्रयास करना, ये इनका कार्य था। किंतु इस संगठन को भी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अतः पूर्ववर्ती संगठन के साथ मिलकर इनके द्वारा एक नवीन संगठन का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अगली संस्था थी। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को पूर्व की 2 संस्थाओं को मिलाकर किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। महासचिव के पद पर देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इस संगठन में भूमिपति ही मुखिया के तौर पर थे। जमींदारों का ही संगठन था, परंतु इस संस्था ने उदारवादी कार्य प्रारंभ किए थे। 1853 के चार्टर के नवीनीकरण के समय इनके द्वारा
ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें लोकप्रिय विधानसभा की रचना, विधानसभाएं थी राज्यों में, आप जानते हैं, वर्तमान में भी विधानसभा होती है, उस समय भी, हालांकि प्रकृति इनकी अलग अलग थी, लेकिन विधानसभा राज्यों के स्तर पर होते थे। उनकी रचना न्यायिक और दंडनायक कार्य अलग अलग दिए जाने की मांग बड़े अधिकारियों से की गई थी। जैसे आप जानते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, उसमें न्यायिक कार्य अलग और कार्यपालिक कार्य अलग होना चाहिए, ये मांग की गई थी। बड़े अधिकारियों के वेतन को कम करने की मांग की गई थी। नमक, आबकारी और स्टैंप कर जो था उसे समाप्त करने की मांग की गई थी। इस सभा के मांग का प्रभाव भी अवश्य हुआ था और 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 सदस्य कानून बनाने के लिए जोड़ दिए गए। यह संस्था एक राजनीतिक संस्था के रूप में 20वीं शताब्दी तक चलती रही थी। इसके बाद था इंडिया लीग। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई। राष्ट्रवाद हेतु कार्य करना इसका लक्ष्य था। लक्ष्य रखा गया राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए कार्य करना, यह लक्ष्य रखा गया था, तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी इसके लक्ष्य में या उद्देश्य में था। 26 जुलाई 1876 में इस लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन, इसका नाम बदल के आ गया इंडियन एसोसिएशन, ने ग्रहण कर लिया। इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस तरह से इसके साथ एसोसिएट हो गई है, जुड़ गई। 1878 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, जिसमें कलेक्टर रैंक के अधिकारी, वर्तमान में आईएएस हमारे यहाँ कहलाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस लेवल की परीक्षा थी आईसीएस की परीक्षा। इसके प्रश्न पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देशव्यापी आंदोलन का विस्तार किया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी। वो अधिकारी बन भी गए थे, लेकिन घोड़े पर उनको चढ़ना नहीं आता, इस तरह से कहकर उनको पद से हटाया गया था, जो अंग्रेजों की नीति रही थी। आईसीएस भारतीयों को बनने देना नहीं चाहते थे। वो प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पद को देने से वो बचाव करना चाहते थे। उसके शिकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए थे। तो बनर्जी ने सर्वसाधारण को इस संस्था में जोड़ना शुरू किया। इस लक्ष्य से इन्होंने इस एसोसिएशन के द्वारा शामिल होने के लिए चंदा की राशि 5 रुपये वार्षिक रखी गई थी। ये बहुत कम थी, ताकि आसानी से लोग इसके सदस्य बन सकें और जनसाधारण के लोग इससे जुड़ सकें। शीघ्र ही यह संस्था शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था के रूप में स्थापित हुई। सिविल सर्विस के प्रश्न पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वृहद दौरा किया था, पूरे भारत का दौरा किया था। प्रमुख नगर जिनमें बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, अमृतसर, लाहौर इत्यादि तक इन्होंने यात्रा की और आंदोलन का विस्तार किया। कुछ नगरों में इसकी सहायक शाखाएं भी, संस्थाएं भी स्थापित हुई थी। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1883 में अल्बर्ट हॉल कोलकाता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारतीय स्तर पर बहुत सक्रिय रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भारतीय पार्लियामेंट की ओर से पहला कदम, भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से या भारतीय पार्लियामेंट के रूप में ये प्रथम कदम निरूपित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इल्बर्ट बिल के विषय में चर्चा की गई। यह सम्मेलन 28 से 30 दिसंबर तक चला था 1883 में। ये अभी हमने जितने 6 जो प्रयास हुए थे, इसका अध्ययन किया कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी से संबंधित थे। 2 प्रेसिडेंसियां और बची। इनमें अब हम देखेंगे मुंबई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले बम्बई नाम था, वर्तमान में मुंबई इसका नाम है। बम्बई एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को मुंबई में मुंबई एसोसिएशन, उस समय बम्बई एसोसिएशन बनाई गई। इस संगठन का उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन सौंपकर सुधार हेतु प्रेरित करना था। ज्ञापन सौंपते थे और सुधार की मांग करते थे। जिस सरकारी नीतियों और नियमों को हानिकारक माना जा रहा था, उस संबंध में यह संगठन सुझाव देने का कार्य कर रही थी। इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें नई विधान परिषदों में
भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गई। विधानसभाओं में विधान परिषद होते थे, उनमें भारतीयों को स्थान दिया जाए, भारतीयों को उच्च पद न प्रदान करने तथा अंग्रेजों को अधिक वेतन दिए जाने की भी निंदा की गई। अंग्रेजों को अधिक वेतन मिलता था और भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जाता था, जैसा हमने आपको बताया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसके शिकार हुए थे, तो इसकी शिकायत की गई, निंदा की गई। ये मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई एसोसिएशन था। दूसरा था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई। इसकी स्थापना का श्रेय फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग, उनके साथ बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, इनके द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना इसी समय हुई थी, उसके उदारवादी नेता थे। ये तीनों मुंबई के 3 प्रमुख अलग अलग संप्रदायों से संबंधित थे। राजनीतिक जागरूकता का कार्य इस संगठन के द्वारा किया गया था। मुंबई के क्षेत्र में तीसरा एसोसिएशन था पुणे सार्वजनिक सभा। 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा स्थापित की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य एक सेतु के रूप में, पुल के रूप में कार्य करना इसका लक्ष्य था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में ये 3 संस्थाएं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन के रूप में सक्रिय हुई थी। तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी में देखेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इस क्षेत्र में स्थापित हुआ। कोलकाता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाई गई थी। 1853 के चार्टर के पूर्व एक ज्ञापन भेजा गया था जो मुंबई और कोलकाता के एसोसिएशन के अनुसार था। मद्रास एसोसिएशन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 1857 के पश्चात संगठन के कार्य भी समाप्त हो गए थे, किंतु प्रयास यहाँ पे भी मद्रास प्रेसिडेंसी में भी हुए थे। तो ये पहली संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कोलकाता के एसोसिएशन से संबंधित थी। मद्रास महाजन सभा प्रसिद्ध थी। मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था, एक करना था। इसका सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक चला। इसमें विधान परिषदों के विस्तार को लेकर मांग की गई। भारतीय प्रतिनिधित्व इसमें बढ़े, भारतीय प्रतिनिधित्व इसमें जोड़े जाएं, प्रतिनिधि शामिल हों, ये कहा गया। न्यायपालिका और राजस्व एकत्र करने वाली संस्थाओं को पृथक पृथक करने की मांग की गई, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत आप जानते होंगे, ये मांग भी इसके द्वारा की गई। तो मद्रास में 2 ही एसोसिएशन थे। इसके अलावा अन्य राजनीतिक संगठन भी इन क्षेत्रों में हुए। इनमें सोसाइटी एंड एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज कोलकाता में स्थापित हुआ था। सोसाइटी एंड एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज कोलकाता। दूसरा स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी मुंबई, स्टूडेंट की संस्था थी। ये अलग अलग वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे थे, नाम से स्पष्ट हो जाता है। पैट्रियोटिक एसोसिएशन कोलकाता, राष्ट्रभक्ति से संबंधित। देश हितैषणी सभा कोलकाता। रेंट पेयर्स, जो रेंट देते हैं, किराया देते हैं, उनका एसोसिएशन बना, मुंबई में था ये। और छठा था कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, विद्यार्थी भी जागरूक हो रहे थे, उनके भी संगठन बन रहे थे। रेंट पेयर्स अलग, देशभक्त लोग अलग, इस तरह से अलग अलग अन्य संगठन भी कांग्रेस के पूर्व स्थापित हो चुके थे। इन संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के जागरण में मुख्य भूमिका निभाई जा रही थी। जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा कार्य किया गया। यह सभी विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित संगठन थे। इन्हें अपने कार्यों में कुछ हद तक सफलताएं प्राप्त हुई थीं, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए कोई संस्था नहीं थी। स्पष्ट होगा आपको कि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग, देशभक्त वाले अलग, तो जो व्यापारी वर्ग था उनका अलग, और जो जमींदार थे उनका अलग। इस तरह से अलग अलग वर्गों को लेकर के संगठन स्थापित थे, किंतु ऐसा कोई संगठन नहीं था जो सब के बारे में चर्चा करे, राष्ट्रीय या अखिल भारतीय हो। इस तरह के संगठन की कमी थी। इन संगठनों की विशेषता थी किसी धर्म
या जाति पर आधारित संगठन तो नहीं थे, लेकिन वर्ग विशेष के हितों की सुरक्षा के लिए लोग कार्य कर रहे थे। उपरोक्त सभी संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगें रखी गईं। उनमें आयातित सूती वस्त्र जो प्रमुख थी। क्या था? आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में वृद्धि करना। आयात शुल्क में वृद्धि की मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंग्लैंड से जो वस्त्र भारत आता था मशीन से बना हुआ, उस पर अंग्रेज सरकार कम कर रखती थी। कम कर होने के कारण सस्ते में वो आकर भारतीय बाजार में बिकने लग गई और उसने भारतीय बाजार पर कब्जा कर दिया, जिससे भारतीयों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए आयात शुल्क में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। शस्त्र रखने का अधिकार भारतीयों को प्रदान करना आर्म्स एक्ट बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लाइसेंस प्रथा प्रारंभ कर दी गई थी ताकि भारतीय हथियार न रख सकें और वक्त आने पर हथियार लेके अंग्रेज़ों की खिलाफत न कर सकें। इसलिए जानबूझकर ये नियम बनाया गया था। उसमें छूट की मांग की गई। प्रेस की आज़ादी ताकि प्रेस अपनी बातों को रख सके। सैन्य व्यय में कटौती, अनावश्यक युद्धों में व्यय किया जा रहा था, उसमें कटौती की मांग की गई। प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को स्थान देना, आईसीएस और बाकी छोटे नौकरियों में भी भारतीयों को कम स्थान दिया जा रहा था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समकक्ष अधिकार देना। समकक्ष अधिकार नहीं था भारतीय न्यायाधीशों को। वो अंग्रेज़ों के मामले में, यूरोपियन लोगों के मामले में कोई भी न्याय नहीं कर सकते थे, निर्णय नहीं दे सकते थे। प्राकृतिक विपदा के शिकार जनता को सहायता उपलब्ध कराना, अकाल लगातार पड़ रहा था, उसमें सहायता दी जाए। यद्यपि इन मांगों पर अंग्रेज सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया तथा उनकी उपेक्षा की। इस कारण राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता और भी तीव्रता के साथ महसूस की जाने लगी। अब राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना की बात चली। विपिन चंद्र के अनुसार 1870 के दशक के अंत में और 1880 के दशक के प्रारंभ में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हो चुकी थी। 1870 से 80 के दशक की ये बात कर रहे हैं, 10 वर्षों में। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीति का और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाने के बजाय संकीर्ण राष्ट्रीयता से उठकर राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने को छटपटाने लगे थे। ये विपिन चंद्र कह रहे हैं, यानी स्थितियां स्थापना की बनने लगी। मुंबई, मद्रास, बंगाल आदि में विभिन्न संगठनों की स्थापना के कारण अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों में चिंता की लहर थी। सभी को विश्वास हो चुका था कि भारत में राजनीतिक जागृति प्रारंभ हो चुकी है। यह अंग्रेजों को पता चल गया था। जोन्स ने लिखा, मेरी स्मृति में 20 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, जिसका पहले या तो अस्तित्व नहीं था या बहुत कम था, बढ़कर पुष्ट हो गई है। बल्कि हम 20 करोड़ लोगों को मुकाबले में खड़ा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आज का सबसे बड़ा राजनीतिक तथ्य है। जोन्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग, उस समय आबादी थी भारत की, 20 करोड़ लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा उनको महसूस होने लगा था। यानी जागृति आ रही थी। देश के भीतर अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस हेतु ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1883 के दिसंबर में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोलकाता में बुलाई गई। द्वितीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दिसंबर के अंत में तय किया गया था। ह्यूम के प्रयास देख लेते हैं। A.O. ह्यूम ब्रिटिश सरकार से अवकाश प्राप्त कर चुके अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम था इनका, एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना के इच्छुक थे। वो चाहते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था हो। शासकीय सेवा में रहने के कारण पुलिस की गुप्त रिपोर्ट से परिचित थे तथा इस कारण उन्हें भारतीयों के भीतर जो असंतोष व्याप्त हो रहा था, फैल रहा था, गोपनीय रिपोर्टों में उन्होंने देखा था कि किस तरह से भारतीय असंतुष्ट हैं। पुलिस की रिपोर्ट में ह्यूम क्रांतिकारी विस्फोट को बचाना चाहते थे। कोई फिर से 1857 जैसी कोई घटना न हो, इससे बचाना चाहते थे ह्यूम। इस कारण एक अखिल भारतीय संस्था के समर्थक थे। विलियम वेडरबर्न और ह्यूम के विचार मिल रहे थे या वेडरबर्न इनके समर्थक थे।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए स्नातकों के नाम पत्र लिखा। कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातक या पूरे भारतीय स्नातकों के लिए भी संबोधन था। पत्र लिखा ह्यूम ने, A.O. ह्यूम। 1883 ईस्वी को उनके द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों को मातृभूमि की प्रगति के लिए आगे आने की अपील की। राष्ट्र के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की प्रेरणा इस पत्र में दी गई। 50 शिक्षित नवयुवक अपने स्वार्थ का त्याग कर देश की प्रगति के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें, ऐसा उन्होंने संबोधन किया। उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा, बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे आशय वाले क्यों न हों, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा, आपके कंधे पर रखा हुआ जुआ तब तक बना रहेगा जब तक आप इस ध्रुव सत्य को, अटल सत्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं होंगे कि आत्म बलिदान तथा निस्वार्थ कर्म ही स्थायी सुख अथवा स्वतंत्रता के अचूक पथ प्रदर्शक हैं। इस प्रकार से लेखकर उन्होंने नवयुवकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और केवल 50 नवयुवकों की बात उन्होंने की। स्वामी विवेकानंद भी उसी तरह कहा करते थे कि 100 नवयुवक चाहिए समर्पित, तो पूरे भारत को मैं बदल सकता हूँ। ये 50 की मांग कर रहे थे। लॉर्ड डफरिन के क्या विचार थे? ह्यूम का यह विचार था कि स्थापित होने वाली संस्था केवल सामाजिक प्रश्नों पर विचार करे। यद्यपि इसको लेकर के विवाद है कि सामाजिक प्रश्नों की ही मांग वो कर रहे थे, किंतु ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन डफरिन से मिलने के पश्चात, ह्यूम डफरिन से मिला था, उसके विचार बदल गए। डफरिन का विचार था कि संस्था सरकार के विरोधी दल के रूप में कार्य करे। उसने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि संस्था राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करे, जबकि ह्यूम कह रहे थे कि सामाजिक प्रश्न ही केवल हों और अपनी राय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे, ऐसा डफरिन का मानना था। इस प्रकार यह संस्था लाभदायक सिद्ध होगी, ये डफरिन ने कहा। डफरिन ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि उनके सुझावों को गुप्त रखा जाए, न बताया जाए कि हमने क्या सुझाव दिया है, डफरिन ने क्या कहा, इस पर कार्य अवश्य हो, ये वो चाहते थे। 1884 में रिपन के स्थान पर डफरिन को ही वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। डफरिन अनुभवी व्यक्ति था, कनाडा में संवैधानिक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर चुका था, मिस्र में भी इसने कार्य किया था, इस कारण अनुभवी था। तो कांग्रेस को एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करे, न कि एक विद्रोही के रूप में, ये इनकी इच्छा थी। 10 से 15 वर्षों में यह व्यवस्था कायम की जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। इस काल में कांग्रेस प्रदर्शन या विरोध की सभाएं न करे। स्पष्ट है कि डफरिन एक सहयोगी संस्था और राजभक्त राष्ट्रीय संगठन का समर्थक था। लॉर्ड डफरिन के से राय मशविरा करने के बाद ह्यूम 25 से 31 दिसंबर के मध्य पुणे में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक, ये नाम था पहले, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से बैठक होने वाली थी। बाद में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दे दिया गया। इस बैठक में मुंबई, बंगाल, मद्रास आदि प्रांतों के प्रमुख राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया गया था। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसा मैंने बताया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों का परस्पर परिचय कराना तथा राजनीतिक कार्यक्रम तय करना था। इसके पश्चात ह्यूम इंग्लैंड चले गए और भारतीय मामलों में रुचि रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों से उन्होंने विचार विमर्श किया। अब हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रथम सम्मेलन। पुणे में आयोजित होने वाली सभा वहां हैजा फैल जाने के कारण मुंबई में आयोजित की गई। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक आयोजित की गई। किंतु इसके पूर्व इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इस तरह से इंडियन नेशनल यूनियन का नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसके स्थान पर नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। इस प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। पहले पुणे में होने वाला था, वहाँ हैजा फैल गया,
इस कारण मुंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी के सभापतित्व में पहले सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ह्यूम ने बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा की गई। पहला, देश के हित में काम करने वालों को संगठित करना, वंश धर्म प्रांत संबंधी दूषित विचारों को समाप्त कर एक राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण करना, महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षित वर्ग द्वारा विचार विमर्श करना, उन उपायों का निर्धारण करना जिससे राजनीतिज्ञ देश के हित में कार्य कर सकें। ये इसके उद्देश्य तय किए गए। ह्यूम ने कहा था इस सम्मेलन में, भारतीय जनता चाहती है कि यूरोप में प्रचलित शासन सिद्धांतों के अनुरूप भारत में भी सरकार बने, यानी भारत के सरकार जो हैं वो यूरोप में प्रचलित सिद्धांत के अनुसार हो, ये इन्होंने कहा। इस इच्छा से ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी अटूट निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, ये उन्होंने कहा। वह तो सिर्फ यह चाहती है कि उसे भी शासन में उचित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और शासन तंत्र अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व करे, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जो प्रस्ताव था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित किए गए, इसके अंतर्गत विभिन्न सुधारों की मांग की गई, प्रशासन के जांच हेतु कमीशन की मांग की गई, इंडिया काउंसिल को भंग करने की मांग की गई, विधानसभा में मनोनयन के स्थान पर निर्वाचन हो उसका सिद्धांत लागू करना, काउंसिलों के विषय में एक विस्तृत सुधार योजना प्रस्तुत की गई, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड के स्थान पर भारत में भी हो, सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभा में सुधार किया जाए, सैन्य व्यय में कमी करना यानी अधिक युद्ध न हो, खर्चीले युद्ध न हो, भारत सचिव की सलाहकार जो परिषद थी उसको भंग कर दिया जाए, व्यर्थ था, उसमें अधिक व्यय हो रहा था। अंतिम प्रस्ताव में कांग्रेस के अगले अधिवेशन के स्थान और तिथि का निश्चय किया गया। ह्यूम की दृष्टि में कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? उनके अनुसार कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्य थे, प्रथम जनता को यह अनुभव कराया जाए कि ब्रिटिश शासन से उनको कितना लाभ मिल रहा है तथा उनकी शांति समृद्धि ब्रिटिश शासन पर निर्भर करती थी। लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि उनके जो कष्ट अथवा शिकायतें हैं वह उस लाभ के सामने बौने हैं जो उन्हें ब्रिटिश शासन से प्राप्त हो रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश शासन को भारत के लिए इनके द्वारा लाभप्रद बताया गया। दूसरा लक्ष्य या ह्यूम की दृष्टि में यह था कि भारतीय जनता को यह स्पष्ट किया जाए कि वह वैधानिक आंदोलन से सभी तर्क संगत मांगों को पूर्ण करा सकते हैं। अवैधानिक आंदोलन करना भारतीयों के हित में नहीं था, ये उन्होंने बताया। तो ह्यूम के अनुसार ये स्थिति थी। कांग्रेस की प्रारंभिक स्थिति देख लेते हैं। नव स्थापित कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में थी। इसके द्वारा सभी वर्गों और जातियों के लिए द्वार अपने खोल रखे थे। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर कांग्रेस की कार्यवाही की जा रही थी। यह भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था थी। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो भारतीय ईसाई थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जो भारतीय मुस्लिम थे। चौथे और पांचवें अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न थे जो अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे सम्मेलन में जो कोलकाता में आयोजित था 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस में हिंदुओं की संख्या अधिक थी क्योंकि देश की जनसंख्या भी हिंदुओं की अधिक थी, किंतु यह दुर्भाग्यजनक था कि सर सैयद अहमद खां जैसे शिक्षित मुस्लिम जनता को कांग्रेस में शामिल होने से रोक रहे थे। समय के साथ कांग्रेस के क्रियाकलापों में परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में कांग्रेस के द्वारा क्रमिक सुधारों की मांग की गई जो बाद में स्वशासन और अपने अंतिम काल में स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार कांग्रेस के साधनों में भी परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में स्मरण पत्रों, प्रस्तावों और शिष्टमंडलों में विश्वास किया गया। बाद में इनका स्थान सभाओं, प्रदर्शनों और असहयोग आंदोलन ने ले लिया। अब हम अगले वीडियो में कांग्रेस के उद्भव के जो विभिन्न मत थे कि कांग्रेस का उद्भव क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, उसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।